पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट का स्पेशल शो आपके नेता कौन। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, बिहार इस वक्त 2025 के चुनावी मोड में है, इसलिए बिहार के हर विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाएंगे। चुनाव से पहले हम आपको बताएंगे किस सीट पर है सियासी संग्राम, कहां होगा उलटफेर, किसकी चमकेगी किस्मत और कौन खाएंगे पटकनी। हम दिखाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात होगी वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभाओं की, जिनमें वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगहा, लौरिया और सिकटा की चर्चा बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, वाल्मीकि नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पिपरासी, मधुबनी, ठकराहा और भितहा प्रखंडों से मिलकर बना है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर महर्षि वाल्मीकि का वह आश्रम है जहां राम के त्यागे जाने के बाद देवी सीता ने आश्रय लिया था। सीता ने यहीं अपने लव और कुश 2 पुत्रों को जन्म दिया था। महर्षि वाल्मीकि ने हिंदू महाकाव्य रामायण की रचना भी यही की थी। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चलते हैं चंदन सर के पास। सर, क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? 2010 की बात करेंगे और राजेश सिंह जदयू से प्रत्याशी थे, चुनाव जीत गए थे, विधायक बने। 42,289 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 29% था। मुकेश कुमार कुशवाहा आरजेडी से प्रत्याशी थे, 27,618 वोट इन्हें मिले थे। इनका वोट शेयर 19% था। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है वो बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं, मायावती की पार्टी से। 20,886 वोट इन्हें मिलते हैं और इनका वोट प्रतिशत जो है, वोट शेयर का प्रतिशत, वो 15% रहता है। 2015 की अगर हम बात करेंगे तो धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के नाम से ज्यादा जाने जाते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पर चुनाव लड़े। 2015 में चुनाव जीते, विधायक बने। 66,860 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर इनका 36%। उन्होंने अपना भाग्य आजमाया था यहाँ पर। 32,280 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 18%। सुरेंद्र प्रसाद आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 32,855 वोट इन्हें मिले थे। हाँ, तगड़ा टक्कर दिए थे ये। और वोट शेयर इनका 18% था। तो ये 2015 का चुनावी इतिहास था। 2020 की बात आपको बताते हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह यहाँ पर जदयू से चुनाव लड़े, विधायक बने। 74,906 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 38.32%। राजेश सिंह कांग्रेस से चुनाव यहां लड़ते हैं और इन्हें 53,321 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 27.28%। इसके बाद सुमंत कुमार भी चुनाव लड़ते हैं पप्पू यादव की पार्टी से। जन अधिकार जो पार्टी थी, हाँ, जाप, उससे लड़ते हैं यह चुनाव। 18,409 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 9.42%। सर, अब इस विधानसभा के जातिगत समीकरण के बारे में थोड़ा बताएं। इस विधानसभा सीट पर जो है अनुसूचित जनजाति के वोटर जो है वो अच्छी खासी संख्या में है, जिसमें से थारू जो जनजाति है उसके वोट बहुत निर्णायक माने जाते हैं, निर्णायक साबित होते रहे हैं। हालांकि यह सीट जो है वह सामान्य श्रेणी की सीट है और विधानसभा की अधिकतर जो आबादी है वो ग्रामीण इलाकों में रहती है। पिछले चुनाव में जितने भी बूथ थे वो सारे ग्रामीण थे। तो यहाँ का सबसे बड़ा है थारू। हाँ, थारू जो जाति है, जनजाति, जिधर करवट ले ले जीत उसकी तय मानी जाती है। इसके अलावा अगर यहाँ के जातीय समीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको करीब 1/3 जो जनसंख्या है वो अनुसूचित जाति की भी है, अनुसूचित जनजाति की है, दोनों मिला करके। मुस्लिम वोटर्स भी हैं यहाँ पर। मुस्लिम 10% जो वोटर हैं वह मुस्लिम है यहाँ पर। अच्छी खासी संख्या है।
हाँ, ठीक ठाक संख्या है इनके। और सर मुद्दे, किन मुद्दों पर चुनाव होना है? देखिए, यहाँ का मुद्दा है गंडक नदी की जो बाढ़ है, वो हर चुनाव में मुद्दा रहता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। सुविधाओं की कमी है, उच्च शिक्षा के लिए मूलभूत जो ढांचे होते हैं वह भी मुद्दा है इस बार भी। और इस जगह को आप पता ही दिए है कि महर्षि वाल्मीकि से जोड़ा जाता है, तो पर्यटन के रूप में इसको और विकसित करने को लेकर रहता है कि और हो। हाँ, अभ्यारण्य है, फिर भी ये रहता है कि ऐसा हो कि एकदम मतलब इंटरनेशनल उसको स्वरूप मिले। और तो धुरंधर प्रत्याशी कौन कौन यहाँ से तैयारी में है? देखिए, एक तो रिंकू सिंह, वो विधायक है, तो उनकी दावेदारी बनती है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़े हों या पार्टी से लड़े हों, तो उनकी वहाँ पर तूती बोलती है। रिंकू सिंह बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं जदयू के यहाँ पर। ये हो गए, जदयू के पाले में ही रहेगी सीट। हाँ, पाले में तो अब ये अभी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है, इसलिए कि चर्चा है कि सीटों की अदला बदली हो सकती है। लेकिन रिंकू सिंह जो है, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, तो बहुत कम चांस है कि किसी और पार्टी के हिस्से में जाए। एनडीए गठबंधन की हम बात कर रहे हैं। और राजेश सिंह फिर प्रत्याशी हो सकते हैं। सुमंत को कहा जा रहा है कि सुमंत कुमार भी दाएं बाएं देख रहे हैं कि अगर कहीं से मौका मिल जाए तो हम चुनाव लड़ें। तो मतलब 3 प्रत्याशी अगर कहेंगे, 3 बड़े चेहरे हैं जो फिर आमने सामने हो सकते हैं। अंत में सर, इस विधानसभा के बारे में आपकी क्या? देखिए, अब क्या है कि धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह तो मजबूत कैंडिडेट हैं ही। अब कांग्रेस अगर अपने मतलब कांग्रेस से अगर ये सीट छीन ली जाए, आरजेडी अगर आप सीट पे अगर चुनाव लड़े तो बात पलट सकती है। अच्छा। हाँ, तो चूंकि कांग्रेस के हिस्से में ये सीट रहती है और वहां भी सीटों को लेकर जंग छिड़ी हुई है महागठबंधन में, तो किसके पास सीट रहती है वो मायने रखेगा। मुस्लिम वोट को साधने में कौन ज्यादा असरदार होगा? वो असरदार अगर आरजेडी के तरफ से कोई प्रत्याशी हो तो वो ज्यादा असरदार साबित होगा। और धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह को चुनौती अगर कोई दे सकता है तो आरजेडी के प्रत्याशी दे सकते हैं। वर्तमान में वो मजबूत? हाँ, वर्तमान में मजबूत है। समीकरण बदल जाएगा ना, कांग्रेस अगर लड़ती है तो फिर उसका समीकरण अलग होता है। बहुत जानते ही हैं, जैसे यादव वोटर हैं वो उदासीन हो जाते हैं, तो सीट कांग्रेस के पास रहेगी तो अलग बात है, आरजेडी के पास अगर आएगी तो बात बदल जाएगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं रामनगर विधानसभा की। देखिए, रामनगर न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ स्थित सुमेश्वर का ऐतिहासिक किला, जो समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर नेपाल सीमा से लगे सोमेश्वर की पहाड़ी पर स्थित है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास चलते हैं। सर, रामनगर का क्या है चुनावी इतिहास? 2010 की बात करते हैं। भागीरथी देवी बीजेपी से चुनाव जीतती हैं, विधायक बनती हैं। 51,993 वोट इन्हें मिलता है और वोट शेयर की अगर बात करेंगे तो 42%। नरेश राम कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पर 22,211 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 18% रहता है। सुबोध कुमार भी चुनाव लड़ते हैं एनसीपी से, 20,095 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 16% रहता है। 2015 भी भागीरथी देवी यहाँ चुनाव जीत जाती हैं भारतीय जनता पार्टी से, 82,166 वोट इन्हें मिलता है। इनका वोट शेयर जो है इस 2015 में 48.10% था। पूर्णमासी राम चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से, 64,178 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 37.50%। सुबोध कुमार जो है वो एनसीपी से चुनाव लड़ते हैं, 9,488 वोट इन्हें मिलता है। इनका वोट शेयर 5.60% रहता है। 2020 के चुनाव की अगर बात करेंगे तो फिर भागीरथी देवी चुनाव जीत जाती हैं। हैट्रिक लगाया है, बिल्कुल एकदम झंडा बुलंद भागीरथी देवी का। 75,423 वोट इन्हें मिलते हैं। और वोट शेयर की बात करेंगे तो 39.57%। राजेश राम कांग्रेस से अपना किस्मत यहां आजमाते हैं, 59,627 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर की बात करेंगे तो 31.28%। सुबोध कुमार
ये इनकी पार्टी है, भारतीय पंचायत पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। कड़ी टक्कर, 26,063 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 13.67%। सर, इस क्षेत्र की जातिगत समीकरण के बारे में थोड़ा देखिए, इस विधानसभा क्षेत्र की अपनी खासियत है और जो जातीय समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है। राजपूत समुदाय जो है यहाँ पर पारंपरिक रूप से प्रभावशाली रहा है। हालांकि सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसके अलावा यहाँ ब्राह्मण भी हैं, वैश्य भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी है और दलित समुदाय की भी यहाँ महत्वपूर्ण मौजूदगी है इस विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, और यह थारू यहाँ भी है। हाँ, जनजाति यहाँ थारू यहाँ भी है। यहाँ भी थारू का खेल होता है। थारू जिसको वोट दिया जीत गया, ठीक है, निर्णायक भूमिका में था। निर्णायक भूमिका में वो थारू वोटर को कौन अपने पाले में करता है, ये मायने रखता है। यहाँ पर मुद्दे क्या कुछ है यहाँ के? इस क्षेत्र की जो बड़ी आबादी है वो सड़क पुल पुलिया को लेकर के कहे कि आवाज उठाता रहता है। मतलब उनकी मांग है कि पुल पुलिया और होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए। कुछ काम हुए भी है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं। भाई नीतीश कुमार की सरकार है ना, काम तो हुआ ही है। एकदम ये नहीं कह सकते काम नहीं हुआ है, लेकिन जब काम होता है तो इच्छाएं बढ़ जाती है कि और बेहतर हो, तो और लोग बेहतरी की मांग कर रहे हैं। ये हो गया। उच्च शिक्षा के लिए कोई बढ़िया संस्थान नहीं है इलाके में। डिग्री कॉलेज की मांग बरसों से उठ रही है यहाँ पर, ये है। और फिर आपको सोमेश्वर को है पर्यटक स्थल बनाने की मांग भी बहुत पुरानी मांग है। और ये क्षेत्र जो है सो मतलब प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र है। यहाँ पर इस विधानसभा में नदियों पर बांध बनाने की भी पुरानी मांग है कि बांध बने ताकि जो बाढ़ में जो काफी हिस्सा फसल जो नुकसान हो जाता है, हाँ, उसको लेकर के है। यहाँ पर बाढ़ के पानी से लोगों का यहाँ कटाव भी होता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है, कटाव, बाढ़। ठीक सर, धुरंधर लड़ाके कौन कौन है? देखिए, 2 ही धुरंधर होंगे, बड़े धुरंधर। वैसे तो बहुत सारे हैं, छोटे का तो हम लोग जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम लोग तो कर रहे हैं जो सीना तान के लड़ने वाला योद्धा सब है। और क्षेत्र में जाएंगे, क्षेत्र में बहुत जल्द आएंगे, तो वहां भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद फिर बताएंगे। तब तो जमीनी बात बताएंगे ना। यहाँ पर भागीरथी देवी हैट्रिक तो लगाइए दी है, इस बार भी रेस में नंबर 1 है, नंबर 1। हाँ, बीजेपी से, चूंकि सीटिंग है तो सीटिंग का उसे भी लोग कहा जाता है कि सीटिंग का पहला हक, पहला अधिकार। बड़ा ग्राउंड जीरो से वो आई हैं ब्लॉक में, एक समय में वो मतलब काम करती है। तो भागीरथी देवी जब बोलती हैं, देखिए ना कैसे बात करती हैं, एकदम गांव गवाई, वो शैली जो है, तो उनका अपना एक अंदाज है। नीतीश जी पे बड़ा मतलब जो बोली थी बड़ा वायरल हुआ। हाँ, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है, उसके चर्चा करने का अभी समय नहीं है। फिर कभी बताएंगे भागीरथी देवी जो बोली थी। लेकिन अभी यही है कि भागीरथी देवी रेस में सबसे आगे, भाजपा का फिर से प्रत्याशी हो सकती है, लगातार चुनाव जीतती है ना। और यह सीट फिर कांग्रेस के पाले में, कांग्रेस की कोशिश है कि हमारे पास ही रहे, मतलब महागठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में। और राजेश राम फिर जो है पटकनी देने की भरपूर कोशिश करेंगे भागीरथी देवी को। तो 2 बड़े चेहरे हैं जो फिर टकराएंगे। 2020 वाला ही कुछ समीकरण बनता हुआ फिलहाल दिख रहा है। राजेश राम से कंफ्यूज मत होइएगा, एक राजेश राम वो प्रदेश अध्यक्ष वाले दूसरे हैं, ये राजेश राम दूसरे हैं। लेकिन सर, भाजपा से क्या और भी लोग तैयारी में हैं यहाँ से? हाँ, कई लोग हैं, लेकिन भागीरथी देवी का अगर भाजपा में कहिएगा तो चेहरा बड़ा है, क्योंकि वो चौथी बार अगर ये चुनाव लड़ती हैं तो वो चौथी बार, मतलब 3 बार तो जीत ही गई हैं लगातार में। अंत में सर, आपकी क्या राय है इस पूरे विधानसभा को? देखिए, यहाँ पर जो है ना, अब चूंकि फिर बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर टकराएगी, तो बीजेपी का अवैध एकदम कहिए किला है, ये अवैध किला है महागठबंधन के लिए। तो कांग्रेस लड़ती रही है, अगर सीट बदल जाए। अच्छा, यहाँ भी आप वही फॉर्मूला देंगे? हाँ, अगर फॉर्मूला, हाँ, अगर आरजेडी, चूंकि यहाँ भी यादव वोटर हैं, मुस्लिम वोटर हैं, तो जो कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो वो अगर यहाँ सीट अगर बदल जाए तो बात बदल जाएगी। हालांकि कांग्रेस किसी भी कीमत पर सीट को नहीं छोड़ेगी। चलिए, अब चर्चा
नरकटियागंज विधानसभा की। देखिए, नरकटियागंज नाम की उत्पत्ति नरकटिया शब्द से मानी जाती है, जिसका संबंध क्षेत्र में पहले मौजूद घने नरकट, एक प्रकार की घास वाले दलदली इलाकों से माना जाता है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण, दस्तावेजी प्रमाण नहीं है। किंवदंती यही बताती है कि यह इलाका कभी दलदली भूमि था, जिसे बाद में व्यापार और बसावट के लिए विकसित किया गया। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है नरकटियागंज का चुनावी इतिहास? 2010 की बात करते हैं पहले। सतीश चंद्र दुबे यहाँ पर बीजेपी से विधायक बनते हैं, चुनाव जीतते हैं। 45,022 वोट इन्हें मिला उस चुनाव में, और वोट शेयर इनका 38% था। और आलोक प्रसाद वर्मा आपको कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़े थे और 24,794 वोट मिला था। वोट शेयर इनका 21% था। इसके बाद फखरुद्दीन खान जो है निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, अच्छी टक्कर देते हैं। 22,381 वोट इनको मिलता है। इनका वोट शेयर जो था वो 19% था। 2015 में विनय वर्मा जो है कांग्रेस से लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, विधायक बनते हैं। 57,212 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 37% रहता है। रेणु देवी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ चुनाव जीतती हैं, 41,151 वोट, वोट शेयर 27%। रश्मि वर्मा जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ती हैं, 39,200 वोट रश्मि वर्मा को मिलता है। वोट शेयर 26% होता है। 2020 का चुनावी इतिहास ये है कि रश्मि वर्मा बीजेपी ज्वाइन करती हैं, बीजेपी से इनको टिकट मिलता है, चुनाव जीतती हैं, विधायक बनती हैं। 75,484 वोट, वोट शेयर इनका 45.85%। विनय वर्मा कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं, 54,350 वोट, वोट शेयर इनका 33.02%। रेणु देवी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ती हैं और 7,674 वोट इन्हें प्राप्त होता है। वोट शेयर इनका 4.66%। जातिगत समीकरण क्या है नरकटियागंज का? देखिए, नरकटियागंज जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ सवर्ण और वैश्य वोटर जो हैं, जीत हो या हार हो, उसमें अहम भूमिका निभाते हैं। ये हो गया। यहाँ मुसलमान भी हैं, दलित की भी संख्या है, और आपको यादव भी है यहाँ पर। अनुसूचित जाति के मतदाता यहाँ 15.15% हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के वोटरों की आबादी 1.52% है यहाँ पर। और जानते हैं मुस्लिम वोटर्स कितने हैं? 30%। 30% मुस्लिम आबादी, 30% यहाँ मुस्लिम आबादी है। फिर भी भाजपा जीत रही है। हाँ, अब ये तब वोट का ध्रुवीकरण है ना, वोट, ये तो सियासी खेल है ना। सर, मुद्दे क्या कुछ हैं जिन मुद्दों पर चुनाव होना है? नरकटियागंज विधानसभा में बुनियादी सुविधाओं को लेकर अभी भी यहाँ पर मांग जारी है, हर चुनाव की तरह। और यहाँ की जो जनता है वो भ्रष्टाचार से त्रस्त है। ब्लॉक यहाँ वहाँ नहीं, सवाल उठते रहता है कि देखिए सरकार फेल है, अधिकारी नजराना मांगते हैं, ये करते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और यहाँ पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य भी बड़ा मुद्दा है। शिक्षा में मतलब अच्छे बड़े संस्थान, स्वास्थ्य में अस्पताल है, लेकिन सुविधाओं की कमी है। तो ये है। इसके बाद अगर आप कहेंगे तब जो शहरी इलाका है, बच्चों के लिए खेल ग्राउंड की मांग यहाँ होते रहती है। तो ये सब है मुद्दा यहाँ पर। इसके बाद क्या है कि थाना जो है इस इलाके में, यहाँ नगर में आपको 25 वार्ड है। इसके बाद 24 पंचायत है, फिर भी एक ही थाना यहाँ पर है। मतलब आबादी है, लेकिन हाँ, शिकारपुर थाना, ठीक है। बरसात के दिनों में जो पहाड़ी नदियां हैं वो अपना तांडव दिखाती हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों को इससे परेशानी होती है। बाढ़ और कटाव जो है, हाँ, एक बड़ा मुद्दा है यहाँ भी। और तो आने वाले चुनाव में धुरंधर तैयारी में कौन कौन लड़ाके? हाँ, अब जो यहाँ कहेंगे तो वैसे सिटिंग विधायक तो रश्मि वर्मा है। रश्मि वर्मा का दावा है कि टिकट तो हमको मिलेगा ही मिलेगा भाजपा से। बहुत तरह की बातें हैं, उन बातों को छोड़ दीजिए अभी। तो सिटिंग मने मान लीजिए कि ठीक बहुत है सर। हाँ, बातें तो बहुत है,
लेकिन रश्मि वर्मा तो बाद में चर्चा होगी। हाँ, तो अभी तो ये मान के चलिए कि रश्मि वर्मा ठीक है, दावेदारी बहुत लोगों की है। अब एक है नेता है अर्जुन सोनी, वह भी दावेदारी कर रहे हैं कि हमको टिकट मिलना चाहिए। और भाजपा की नेता थी रेणु देवी बागी होकर यहाँ चुनाव लड़ गई थी, तो वह भी दावेदारी कर रही हैं, तो ये भी है। और कांग्रेस की तरफ से विनय वर्मा फिर इस बार ताल ठोक सकते हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं जो आपको महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की ये सीट है। सर, नरकटियागंज विधानसभा को लेकर आपके क्या राय है? देखिए, बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है, मुसलमानों की आबादी तो हम बता ही हैं, लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग है भाजपा की, अगर सटीक बैठ गई तो फिर इस बार बीजेपी को कामयाबी मिलेगी। अगर वो सोशल इंजीनियरिंग सटीक नहीं बैठी तब महागठबंधन के खाते में भी सीट जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम आबादी है, बहुत तरह की बात है वहां पर। एमआईएम के लिए भी एक अच्छा सीट है ये। हाँ, तब वहां से अगर प्रत्याशी उतारता है, ओवैसी की पार्टी अगर उतारते हैं प्रत्याशी, तो फिर वो वोट काटेंगे, क्या सीन बनता है, तो फिर आगे हम लोग अपडेट करेंगे। छोटी टिप्पणी से भाजपा भी क्या मतलब कैंडिडेट बदलने पर विचार कर रही है? हाँ, अभी तो गंभीर सवाल है। वैसे हम तो बता ही दें कि रश्मि वर्मा कर रही हैं, कुछ नहीं। एक नाम अब और बताते हैं आपको, जैसे राजन तिवारी, उस इलाके का एक बड़ा चेहरा है, और उनका कहना है कि भाजपा इस बार हमको टिकट देगी। तो एक बड़ा चेहरा अगर आप कहेंगे तो वह भी रेस में है। मतलब रश्मि वर्मा का कटेगा तो राजन तिवारी वहां से लड़ सकता है। अभी तो भाजपा जाने ना, जो किसका टिकट काट देगी भाजपा, किसको देगी, जो चर्चा में जो चेहरा है उनकी बात हम कर रहे हैं। चलिए, तो अब बात बगहा विधानसभा की। देखिए, बगहा बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने में स्थित है और नेपाल की सीमा के करीब है। बगहा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का और गन्ना प्रमुख फसलें हैं। क्षेत्र में चीनी और चावल मिलों की भी उपस्थिति स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देती है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है बगहा का चुनावी? 2010 की बात करते हैं। प्रभात रंजन सिंह जदयू के प्रत्याशी थे, चुनाव जीतते हैं। 67,510 वोट इनको मिलता है। इनका वोट शेयर 50%। राम प्रसाद यादव आरजेडी के प्रत्याशी थे, 18,455 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 14% था। मोहम्मद कामरान बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 18,341 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 14% था। 2015 की बात करते हैं। राघव शरण पांडे भाजपा से यहाँ चुनाव लड़े, जीते, विधायक बने। 74,476 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 44%। भीष्म साहनी जदयू से चुनाव लड़ते हैं, 66,293 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर 40% इनका। मोहम्मद कामरान जो है फिर चुनाव लड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी से, बीएसपी से। 8,292 वोट मिलता है इनको। वोट शेयर 5%। 2020 में राम सिंह भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं। 90,013 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर 49.51%। जय मंगल सिंह कांग्रेस के प्रत्याशी, 59,993 वोट इनको मिलता है। इनका वोट शेयर 33% रहा। राघव शरण पांडे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। 6,429 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर 3.54%। सर, बगहा विधानसभा के जातिगत समीकरण क्या है? यहाँ ब्राह्मण, राजपूत, यादव, वैश्य, महादलित और मुस्लिम मतदाता की जो संख्या है अच्छी खासी है, और यही जातियां यहाँ की सियासी दशा और दिशा तय करती हैं। निर्णायक कौन है? देखिए, यहाँ पर निर्णायक ब्राह्मण माने जाते हैं। हाँ, निर्णायक माने जाते हैं। मुद्दे क्या कुछ हैं चुनावी मुद्दा जो है यहाँ पर आपको, जैसे रोजगार पलायन तो है ही, तो बिहार में हर विधानसभा के लिए है, तो हर जगह हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। रोजगार बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य है, फिर गन्ना का उचित मूल्य मिले किसानों को, वह भी यहाँ का बड़ा मुद्दा है बगहा का। तो सर, अब इस विधानसभा के बगहा में तैयारी में कौन कौन लगे हुए हैं चुनाव के लिए? देखिए, भाजपा से राम सिंह, चूंकि वो विधायक भी हैं, चुनाव जीते हुए हैं। भाजपा से एक और प्रत्याशी हैं, युवा चेहरा है और बड़े व्यवसायी हैं, रुपेश पांडे। अच्छा, ठीक है, तो उनकी भी दावेदारी है।
और ये रूपेश पांडे का तब नाम आया था जब तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हुआ था। उपचुनाव की बात नहीं कर रहे, हम चुनाव की बात कर रहे हैं। तो उस समय में इनका नाम जो है सुर्खियों में आया था। अब लेकिन रूपेश पांडे को लेकर यह भी है कन्फ्यूजन लोगों में कि वो भाजपा से ही लड़ेंगे या किसी और भी दल से लड़ेंगे। तो ये कन्फ्यूजन है, पता नहीं अब क्यों कन्फ्यूजन ये है लोगों में। लोग तो वहाँ के स्थानीय लोग तो यही बता रहे हैं कि थोड़ा कन्फ्यूजन है कि वो बीजेपी से लड़ेंगे कि जदयू से लड़ेंगे या कि फिर चिराग पासवान की पार्टी की तरफ चले जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन रेस में है रूपेश पांडे, बड़ा फेस, बड़े उद्योगपति हैं। जयेश मंगल सिंह है, राघव शरण पांडे भी रेस में है फिर से इस बार। अंत में सर, बगहा विधानसभा को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, जातीय संतुलन की जो बिसात है उस पर सारी चीजें टिकी हुई है यहाँ पर। और फिर से यही केंद्र में है कि जाति का क्या गठबंधन किसके साथ बनता है, एनडीए के साथ बनता है या फिर महागठबंधन के साथ, तो वो उसी पर सारी चीजें निर्भर करेंगी। वैसे भाजपा का एक मजबूत गढ़ ये भी माना जाता है, ये विधानसभा भी। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं लौरिया विधानसभा की। देखिए, लौरिया विधानसभा क्षेत्र में योगापट्टी सामुदायिक विकास खंड के साथ साथ लौरिया प्रखंड की 17 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं। इतिहास के दृष्टिकोण से लौरिया अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। लौरिया प्रखंड के नंदनगढ़ में नंद वंश और चाणक्य द्वारा बनवाए गए महलों के अवशेष आज भी टीलेनुमा संरचना के रूप में मौजूद है। यह माना जाता है कि यह स्थल भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बने स्तूप का स्थान भी है। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है लौरिया का चुनावी इतिहास? 2010 की बात, विनय बिहारी इंडिपेंडेंट चुनाव जीत गए, बन गए विधायक। जानते हैं विधायक, हाँ। और 38,381 वोट इनको मिला था। वोट शेयर 33%। प्रदीप सिंह जदयू के प्रत्याशी चूक गए थे विधायक बनने से, 27,500 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 24% था। शंभू तिवारी आरजेडी से प्रत्याशी थे, 22,140 वोट मिले थे। इनका वोट शेयर 19% था। 2015 की बात करते हैं, विनय बिहारी बीजेपी में आ जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं, फिर चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। 57,351 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 40%। रन कौशल प्रताप सिंह, समझ गए ना, आरजेडी के प्रत्याशी, और 39,778 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 28%। शंभू तिवारी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट निर्दलीय, 20,793 वोट मिलता है। वोट शेयर इनका 15%। 2020 की बात करते हैं, विनय बिहारी फिर से एकदम हैट्रिक, लगातार जीत, भाजपा से चुनाव जीते। 77,927 वोट मिलता है। वोट शेयर 49.48%। शंभू तिवारी आरजेडी से प्रत्याशी, 48,923 वोट शेयर इनका 31.06%। राम कौशल प्रसाद सिंह बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं, 17,515 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 11.12%। तो देखिए, यहाँ के विधायक इन दिनों चर्चा में भी हैं। सर, जातिगत समीकरण क्या कुछ है लौरिया विधानसभा का? बहुत पेचीदा है यहाँ का जातीय समीकरण। यहाँ मुस्लिम जो है 16.8% है करीब। यादव समुदाय के भी मतदाता हैं और यादव समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। इसके अलावा कोयरी मतलब कुशवाहा वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत मतदाताओं की भी उल्लेखनीय मतलब संख्या यहाँ पर है इस विधानसभा में। ये जातीय समीकरण है। कोई खास वर्ग निर्णायक भूमिका में नहीं? यादव निर्णायक रहेगा, बावजूद भाजपा निकल रही है 3 बार से। और सर, मुद्दे क्या कुछ हैं इस विधानसभा के? यहाँ का जो मुद्दा है, यहाँ भी भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा। इस बार लोग खूब चर्चा कर रहे हैं चौक चौराहों पे, तो ये अहम मुद्दा होगा। घेर लिया जा रहा है सर। हाँ, तो भाई विधायक जी पे सब विधायक जी का भी आदमी तो तान दिया, ठीक है। अब क्या ताना ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन तान दिया, ठीक है। और यहाँ का मुद्दा आपको बाढ़ है, कटाव की यहाँ भी समस्या है। योगापट्टी प्रखंड का 3 हिस्सा जो है बरसात में एकदम टापू बन जाता है। दूर से निहारते रहिए कि अरे वो है योगापट्टी, तो ये हाल है,
ठीक है। कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई बढ़िया अस्पताल नहीं है। पर्यटन का एकमात्र स्थल है नंदनगढ़ अशोक स्तंभ का आज तक जो है सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है यहाँ पर। ये भी चुनावी मुद्दा हो सकता है। सर अब इस विधानसभा में धुरंधर कौन कौन लोग लगे हुए? अरे भाई धुरंधर तो विनय बिहारी है, लड़ेंगे चुनाव। देखते नहीं है किसके किसके, रवि किसान तो वो कौन है, मनोज तिवारी के लिए गाना लिखते हैं, नहीं हिट हिट गाना लिख, पवन सिंह के लिए भी गाना लिखते हैं। पवन सिंह के लिए भी गाना लिखते हैं। ये तो समझ ही रहे हैं जो बॉलीवुड फिल्मों की दुनिया है। पवन सिंह के चाचा हैं। हाँ तो चाचा हैं, तो कहते हैं कि हमारे चाचा। हाँ तो एक मजबूत दावेदारी इनकी यहाँ पर बनती ही है। लेकिन भाजपा से और भी दावेदार हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर प्रमुख दावेदार अगर कहिएगा विनय बिहारी के बाद तो विजय पांडे हैं, ये हो गए। और इसके बाद जो है कौशल पांडे भी रेस में है। और सबसे बड़ा नाम अगर बताएं, आखिर में बता रहे हैं, वर्तमान राज्यसभा सांसद और कोयला मंत्री जो हैं सतीश चंद्र दुबे, सांसद प्रतिनिधि हैं, वो करीबी माने जाते हैं, वही कौशल पांडे। तो इनकी जो है जबरदस्त दावेदारी है यहाँ पे। और एक फिर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं संजय पांडे, वह भी चाह रहे हैं, मतलब अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं टिकट के लिए। लेकिन सीटिंग है विनय बिहारी। महागठबंधन से सर शंभू तिवारी का नाम है और रन कौशल प्रताप सिंह, हाँ राजद से शंभू तिवारी। हाँ पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी रेस में हैं। अब देखिए क्या होता है। रन कौशल प्रताप सिंह बाट जोड़ रहे हैं, जहां मौका मिले वहीं कूद जाए। तो ये भी चुनाव में किस्मत अपना आजमा सकते हैं। आपकी राय सर लौरिया विधानसभा? देखिए विशेष बात यही है कि ग्रामीण आबादी यहाँ लगभग पूरा का पूरा समझिए ग्रामीण आबादी है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें एससी का मतदाता 13.3% है, एसटी है 1.4% है। तो किस तरीके से समीकरण इस बार बैठता है, क्योंकि इस बार परिवर्तन का भी एक नहीं तो वो भी है, एंटी इनकम्बेंसी की भी बात है। अब जैसे विनय बिहारी का जिक्र कर ही रहे हैं, आप जो बताए भी हैं दर्शकों को कि विरोध हो रहा है, तो कहीं कहीं है विरोध हो रहा है, कहीं कहीं माला से स्वागत भी तो हो रहा है, नहीं कि आइए आइए विनय बिहारी जी चाय पीजिए नाश्ता कीजिए, ये भी तो हो रहा है। फेस तो है ही विनय बिहारी बिहार। हाँ तो ये है, हम यह बताना चाह रहे हैं अपने दर्शकों से कि अगर सब कुछ समीकरण यही रहा तब तो यहाँ पर मजबूत है एनडीए, वरना पटक भी सकता है इस बार महागठबंधन, गड़बड़ा भी सकता है। तो चलिए अब अंत में सिकटा विधानसभा की बारी। देखिए सिकटा नेपाल बॉर्डर पर है। यह क्षेत्र हर साल नेपाल से आने वाली नदियों की बाढ़ और कटाव की मार झेलता है। बरसात के मौसम में गांव का संपर्क टूट जाता है, जिससे मतदाताओं में बड़ी नाराजगी है। सीधे चुनावी विश्लेषण के लिए चंदन सर के पास। क्या है सर सिकटा विधानसभा का चुनावी इतिहास? 2010 की बात करते हैं। दिलीप वर्मा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जी जाते हैं, विधायक बनते हैं। 49,229 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 39% रहता है। खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद जदयू से चुनाव लड़ते हैं। 40,450 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 32% रहता है। घनश्याम प्रसाद लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी से उस बार चुनाव लड़े थे। 8,779 वोट इन्हें मिलता है। वोट शेयर इनका 7% था। 2015 की बात करते हैं। खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद जदयू से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं चुनाव, विधायक बनते हैं। 69,870 वोट इन्हें प्राप्त होते हैं। वोट शेयर जो है इनका 43% रहा। दिलीप वर्मा बीजेपी से लड़े थे चुनाव, हार गए थे। 67,035 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 42%। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता यहां से चुनाव जो है लड़ते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट लिबरेशन वाला, ठीक है, CPIML, 5,639 वोट इनको मिलता है। इनका वोट शेयर 4%। 2020 में बाजी पलट जाती है। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जो हैं आपको CPIML से जो विधायक बन जाते हैं। 49,075 वोट इनको मिलता है। वोट शेयर इनका 28.85% हो जाता है। दिलीप वर्मा
इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे और कड़ी टक्कर इन्होंने दी थी वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को और 46,373 वोट इनको मिलता है। इनका वोट शेयर 27.50%। खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद जदयू से चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर चले गए थे। एनडीए के प्रत्याशी यहाँ पर समझिए दिलीप वर्मा आगे निकल गए थे और इनको मतलब खुर्शीद को मिलता है 35,798 वोट शेयर इनका 21.05%। तो जातिगत समीकरण क्या कुछ है सिकटा का? देखिए यहाँ पर यादव और मुस्लिम, हाँ, मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। सिकटा में मुस्लिम जो है 30.2% है और मुस्लिम बहुल क्षेत्र। और यादव बता ही दिए कि यादव भी समीकरण यहाँ चलता है सर, चलता है कि एकदम ये है बहुत मतलब जबरदस्त है यहाँ पर। लालू जी का समीकरण मजबूत समीकरण है यहाँ पर। ये सीपीआई-एमएल का सीट है तो वो वोट ट्रांसफर हो गया ना, क्योंकि आप देख रहे हैं 2015 में वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता का क्या हाल रहता है, 2020 में चीजें बदल चाहेगी ये सीट लेना। राजद चाहेगी, लेकिन अब चूंकि ये सीटिंग है तो अब तो इन लोग के आपस की बात है। चर्चा महागठबंधन में भी सीट बदलाव को लेकर है, लेकिन उम्मीद कम है कि राजद के खाते में यह सीट जाए, समझे। यहाँ पर देखिए, नहीं यहाँ पर जाति और बता देते हैं। रविदास, कुशवाहा माने कोयरी, ब्राह्मण जो है अहम भूमिका निभाते हैं। जिधर ही सब चले गए जीत उसकी हो जाती है। ब्राह्मण की भी संख्या है, कोयरी, ब्राह्मण, रविदास भी वोटर हैं यहाँ पर। सर मुद्दे क्या कुछ हैं चुनावी? देखिए, नेपाल से जो आने वाली नदियां हैं उसमें जो बाढ़ की वजह से जो कटाव झेलना पड़ता है वो यहाँ भी बड़ा मुद्दा है। और बरसात के मौसम में गांव से संपर्क टूट जाता है, ये है यहाँ का, जिससे जनता नाराज रहती है। सड़क है, जल निकासी का बड़ा मामला है, आपदा राहत भी यहाँ एक बड़ा मामला है। अस्थाई समाधान, लोग चूंकि बड़ा मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है, तो लोग अस्थाई समाधान ढूंढते रहते हैं। उनकी मांग है कि ये हमेशा के लिए है समस्या, तो इसका समाधान निकले। लोकसभा में तो हम लोग सिकटा गए थे, इस बार विधानसभा में भी सिकटा जरूर आएंगे और वहां से भी दिखाएंगे। सर प्रत्याशी कौन कौन है यहाँ पर, धुरंधर कौन कौन लड़ाके हैं? यहाँ से आपको जो चुनाव लड़ेंगे भाजपा से प्रत्याशी विजय कुमार मंडल हो सकते हैं, ये हो गए। और आरजेडी से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन भी हैं चेहरा, लेकिन आप यहाँ जान ही रहे हैं कि अब सीट किसके पाले में जाती है, लेकिन ये लोग भी हैं रेस में। अगर ऐसा होता है फिर आपको दिलीप वर्मा मजबूत, हाँ, चेहरा है, चेहरा है, बनाए जाने की भी चर्चा थी। हाँ तो दिलीप वर्मा भी बहुत सक्रिय हैं फिर से। तो देखिए क्या होता है, किनको टिकट मिलता है, कौन चुनाव लड़ते हैं। अंत में सर आपकी क्या राय है इस विधानसभा को लेकर? देखिए, ये सीट जो है कांग्रेस और वाम दल की गढ़ है, ठीक है। अब इसमें बीजेपी जो कैसे छीनती है, ये बड़ा चैलेंज है एनडीए के पास। और जो जातीय समीकरण, चूंकि मुस्लिम आबादी बहुत है यहाँ पर, हालांकि वैसे भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ मुस्लिम आबादी है, लेकिन लोग कहते हैं, राजनीति को समझने वाले, कि ध्रुवीकरण हो जाता है और एनडीए के पक्ष में चला जाता है, भाजपा के पक्ष में निर्णय चला जाता है। पूरे वाल्मीकि नगर क्षेत्र को अगर देखा जाए तो बड़ा कंफ्यूजियस यहाँ का है, मतलब राजनीतिक समीकरण, मतलब जातिगत से बिल्कुल अलग हो जा रहा है। जहाँ पर यादव मुस्लिम है वहां पर ब्राह्मण जीत जा रहा है, जहाँ पर दूसरे कास्ट के लोग हैं वहां अन्य लोग जीत जा रहे हैं। कंफ्यूजियस है ये। सोशल इंजीनियरिंग ये तो नीतीश कुमार की देन है ना, और फिर भाजपा का दिमाग, अमित शाह का जो ब्रेन जब लगता है, और मोदी का नेतृत्व, तो ये सब चीजें होती है। वैसे लालू जी भी कम नहीं है। लालू जी का अगर दिमाग घुमा दे तो बहुत सीटों का परिणाम बदल जाता है, और ये इतिहास रहा है। तो आपने देखा, सुना और समझा, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, जनभावनाओं का आईना भी है। और हमारी कोशिश है आपको दिखाएं वो तस्वीर जो भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखती है। तो हम लाते रहेंगे आपके लिए हर विधानसभा की गहराई से पड़ताल, बिना लाग लपेट, बेबाक अंदाज में। अगर आपको लगा कि यह विश्लेषण था सटीक, तो जुड़िए हमारे साथ अगले विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज हाट पर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज हाट। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें, और अगर अब तक आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से कर लीजिए, कहीं कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी आपसे छूट न जाए। बहुत धन्यवाद।